Welcome back to my YouTube channel. This is the another part of history series. ये पार्ट सेकंड है. पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है. जिन्होंने हमारी पॉलिटी सीरीज़ नहीं देखी वो चैनल पे जाके देख सकते हैं. पॉलिटी सीरीज़ के पार्ट 5 तक आ चुकी हैं वीडियोस और भी बहुत सारी अपडेट आने वाली हैं. तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें. चैनल को जो चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. हमने फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चंस कवर करे थे और ये इस पार्ट की जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो 26 क्वेश्चन होगा. इस पार्ट में भी हम 25 क्वेश्चंस ही कवर करेंगे और इसी तरीके से हम पूरे 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे. ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा, समझ के पढ़िएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए. आपको कितनी नॉलेज हुई इस वीडियो को देख करके, यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया. इंडिया में फर्स्ट ट्रेन कब चली थी? वो चली थी 1853 में. ईयर क्या था? 1853. बी इज़ द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर. 1853. कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे टू थाने. बॉम्बे टू थाने तक चली थी और कौन से ईयर में चली थी? 1853 में चली थी. इंडिया में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी और बॉम्बे से थाने तक चली थी. अभी करंट वर्ल्ड में इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है. 3rd लार्जेस्ट रेलवे जो है वो इंडिया की है. ओके, ये भी याद रखिएगा. 3rd लार्जेस्ट रेल ऑफ किसकी है? इंडिया की है. रेलवे लाइन जो है हमारी वो 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. और फर्स्ट टाइम इंडियन रेल इंडिया में रेलवे कब आया था? वो आया था 1853 में. बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू. साइमन कमीशन जो साइमन एक उस इंसान का नाम था जो इस क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं. इसको साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू. साइमन कमीशन जो था वो क्या रिव्यू करने आया था? फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स. उसे क्यों भेजा गया था? उसे रिव्यू करने के लिए भेजा गया था, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स के लिए. जिसको भेजा गया था, ब्रिटिशर्स ने जिस इंसान को भेजा था उसका नाम साइमन था, इसीलिए हम इसे साइमन कमीशन भी कहते हैं. ये रियल में इसका नाम साइमन कमीशन नहीं था. इस कमेटी का नाम साइमन कमीशन नहीं था रियल में. साइमन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आया था, जो ब्रिटिशर इंडिया आया था उसका नाम साइमन था, इसीलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. अभी साइमन कमीशन क्यों फॉर्म करी थी, किस चीज़ को रिव्यू करने के लिए फॉर्म करी गई थी? वो फॉर्म करी गई थी फिटनेस ऑफ इंडिया टू फर्दर रिफॉर्म्स के लिए. बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. बी इज़ द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय. सती किसने प्रोहिबिट कराया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. सी इज़ द राइट आंसर. मैंने इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ाया है पॉलिटी सीरीज़ में, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके एक बार देख लें चैनल पे पॉलिटी सीरीज. सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वॉज फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया. इंडिया में फर्स्ट टाइम टेलीग्राफ लाइन कब स्टार्ट हुई थी? सो आंसर इज ए 1851. अक्टूबर 1851. अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और कब हुई थी? 1851 में हुई थी. So according to this question A is the right answer. 1851 is the right answer. Next question is, when did the British government start ruling India directly? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर डायरेक्टली रूल करना कब स्टार्ट करा था? यहाँ पे बैटल पूछी गई है. कौन सी बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पे बिल्कुल डायरेक्टली रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया था? सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन D is the right answer. After Spy-Mutiny battle. After Spy-Mutiny battle. ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया था. कौन सी बैटल के बाद? आफ्टर Spy-Mutiny battle.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी सीरीज में बहुत अच्छे से कराई है, तो उसे एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी इज़ द राइट आंसर। कौन थे चेयरमैन यूनियन पावर कमेटी के? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे चेयरमैन यूनियन पावर कमेटी के। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया? इंडिया में कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पोस्टेज स्टैंप स्टार्ट करी थी? वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। ए इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया स्टार्ट करी थी। अब गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस की बात आ जाती है। मैंने आपको वहाँ पर पॉलिटी सीरीज़ में क्लियर करने की कोशिश करी थी कि गवर्नर जनरल क्या होता है, वॉइस रॉयस की टर्म कब शुरू होती है और गवर्नर जनरल की टर्म कब हम वो करते थे, यूज़ करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था इंडिया, तब ये वाली टर्म यूज़ होती थी गवर्नर जनरल की। कब होती थी यूज़? जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी हम पर। डायरेक्ट ब्रिटिश की जो ब्रिटेन की क्वीन थी वो रूल नहीं कर रही थी डायरेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से रिपोर्ट भेजती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी हम पर। तब यूज़ होती थी गवर्नर जनरल की टर्म। वॉइस रॉयस की टर्म कब आई? जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। जब क्राउन रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ है तब वॉइस रॉयस की टर्म आई है। किसकी टर्म आई है? वॉइस रॉयस की। मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है पॉलिटी सीरीज़ में, तो एक बार जाके उसे ज़रूर देखें। तो गवर्नर जनरल की टर्म हम यूज़ करते जब ईस्ट इंडिया रूलिंग कर रही थी हम पर। जब क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन की क्वीन हम पे रूल करने लगी, तब वॉइस रॉयस की टर्म स्टार्ट हुई थी इंडिया में। और फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे, क्या थे, वो मैंने आपको पॉलिटी सीरीज़ में पढ़ा रखा है, तो जाके एक बार वहाँ देख लें। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज़ द राइट आंसर। पोस्टेज स्टैंप किसने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में? लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करी थी पोस्टेज स्टैंप। ए इज़ द राइट आंसर। पोस्टेज स्टैंप किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम क्या है? तो उनका ओरिजिनल नेम क्या है? उनका ओरिजिनल नेम क्या है? उनका ओरिजिनल नेम है मौला शंकर। डी इज़ द राइट आंसर। क्या नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का? यहाँ पे क्या पूछा गया? ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो उनका रियल नेम क्या है? मौला शंकर। मौला शंकर कितनी बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कोई भी नाम दे करके कि इनका रियल नेम क्या है या कुछ भी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का रियल नेम क्या है? मौला शंकर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज़ द राइट आंसर। मौला शंकर इज़ द राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम था मौला शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, ये क्यों लॉन्च हुआ था, यहाँ पे क्यों पूछा गया आपसे, और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कब लॉन्च हुआ था और हुआ क्या था। सो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होने का रीज़न क्या था? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीज़न ऑफ बंगाल। डिवीज़न एक तरह का प्रोटेस्ट था ये स्वदेशी मूवमेंट कैंपेन। किसके अगेंस्ट में? डिवीज़न ऑफ बंगाल के। 1905 में हुआ था डिवीज़न ऑफ बंगाल। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पॉलिटी सीरीज़ में। 1905 में हुआ था डिवीज़न ऑफ बंगाल। ओके, अब किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने करा था। लॉर्ड कर्जन ने करा था, 1905 में करा था। क्या करा था? डिवीज़न ऑफ बंगाल। तो इंडियंस ने बिल्कुल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स को। हमने क्या, कौन सा कैंपेन शुरू कर दिया था? मेकिंग इंडिया। अभी चल रहा है ना आत्मनिर्भर भारत, वही ऐसी कैंपेन शुरू हुआ था उस टाइम पे कि हम अपना ही सामान यूज़ करेंगे। मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था कब? 1905 में। इसको एक और नाम से जाना जाता है, मेक इन इंडिया कैंपेन के नाम से भी।
मेक इन इंडिया कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है किसी स्वदेशी मूवमेंट को। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीज़न ऑफ बंगाल। डिवीज़न, अब आपको ईयर भी याद हो गया है यहाँ पर कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1905 में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर, 1905 इसका आंसर भी है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किस ईयर में करा था, उसका आंसर भी 1905 है। अब यहाँ पे पूछा गया कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था क्योंकि एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीज़न ऑफ बंगाल, बिल्कुल ही बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स का इंडियंस ने, इसीलिए हमने स्टार्ट करा था स्वदेशी मूवमेंट। ऑल ओवर इंडिया चला था ये मूवमेंट, ओके। और इसका मकसद ही यही था कि डिवीज़न ऑफ बंगाल को रोका जा सके, कि हम अपने इंडिया को ऐसे टूटने नहीं दे सकते, ये हमारे इंडिया का डिवीज़न नहीं कर सकते ये लोग, इसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन से थे फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ए इज़ द राइट आंसर। ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये JMI में पूछा हुआ क्वेश्चन है, BA LLB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन से ईयर में, 2020 में। उसके अलावा ये बहुत सारे लॉ एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। क्लैट जो है वो ऑल ओवर इंडिया होता है, जैसे नीट और JEE होता है, उसी टाइप का क्लैट भी होता है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो थे दादा भाई नौरोजी। ए इज़ द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। किसने इंट्रोड्यूस करा था परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में। अब लॉर्ड कर्जन ने तो 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, ये रे कर्जन, इन्होंने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। उसके अगेंस्ट में भी हमने पढ़ा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट। जब ब्रिटिशर्स के बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे इंडियंस, तब उन्होंने लॉर्ड कर्जन को हटा के किसको भेजा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। किसने इंट्रोड्यूस करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोका था और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। किसने डिज़ाइन करा है नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, पिंगली वेंकैया जी ने हमारा नेशनल फ्लैग डिज़ाइन करा है। ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एज अ नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि आपका नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन करा है, किन्होंने डिज़ाइन करा है, और किसने डिज़ाइन करा है, वो करा है पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन करा है नेशनल फ्लैग। अब यहाँ पर आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है कि नेशनल फ्लैग जो है हमारा, नेशनल फ्लैग जो है उसका रेशो क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो अब आप मुझे बताइए इसका रेशो क्या है, नेशनल फ्लैग का रेशो क्या है। मैं ही बता देती हूँ आपको, यहाँ पे नेशनल फ्लैग का रेशो है हमारा 2:3। क्या रेशो है हमारे नेशनल फ्लैग का, 2:3। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और डिज़ाइन किसने करा है, पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन करा है। और रेशो क्या है, 2:3 हमारा रेशो है, 2:3 हमारा रेशो है नेशनल फ्लैग का। डिज़ाइन करा है पिंगली वेंकैया जी ने। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए याद रखने वाली हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ नॉलेज, आप एक इंडियन सिटीज़न है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा फ्लैग, नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन करा है, उसका रेशो क्या है, जो हमारे कलर्स हैं वो कलर्स किस किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल एंड मेनली इन्वेस्टेड इन। ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन से सेक्टर में करते थे? वो करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। सी इज़ द राइट आंसर। ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करते थे वो कहाँ करते थे? मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे। और ज़बरदस्त, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नील की खेती फोर्स करा जाता था इंडियन फार्मर्स को नील की खेती करने के लिए, इंडिगो की खेती करने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करते थे वो किस पे करते थे? एग्रीकल्चर पे। सी इज़ दी राइट आंसर। उनका ब्रिटिशर्स का जो मेन कैपिटल था, मेनली जो इन्वेस्ट करते थे वो करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सी इज़ दी राइट आंसर। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद अली जिन्ना in his early political life. So the right answer is B. B is the right answer. Initiated Hindu Muslim unity. अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना को कितनी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किसे हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहते हैं? हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर कौन? हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर किन्हें कहा जाता है? वो भी कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो एम्बेसडर हैं वो किसे कहा जाता है, तो मुझे नहीं लगता बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना पे टिक करके आएंगे। हाँ, इनकी वजह से ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। इनकी डिमांड थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, मुस्लिम स्टेट चाहिए और वो। तो आज जो इंडिया और पाकिस्तान बने हुए हैं ये इनकी ही देन है। इनकी ही देन है जो हम आज डिवाइड हो गए हैं दो कंट्रीज़ में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की लड़ाई की टाइम था तब इन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का काम इन्होंने ही करा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही। बाद में आकर के इनके अंदर ऐसा हो गया था कि नहीं, इन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जहाँ ये रूल कर सके। तो पॉलिटिक्स का इनके अंदर लालच आ गया था, इसीलिए इन्होंने ऐसा करा था। वरना पहले तो काम इन्होंने सही करे थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का काम जो था वो इन्होंने ही करा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। एम्बेसडर इन्हें ही टाइटल दिया गया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर का टाइटल किसे दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर। इनिशिएटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। Next question is, who was the national leader who wrote History of India on the walls of the Andaman Cellular Jail? कौन से नेशनल लीडर ने बुक लिखी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और कहाँ लिखी है? वॉल्स पर लिखी है अंडमान सेलुलर जेल के। कहाँ लिखी है? वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल। सो राइट आंसर इज वीर सावरकर। सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और कहाँ लिखी है? वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल। और किसने लिखी है? वीर सावरकर ने लिखी है। सी इज़ द राइट आंसर। तो इनका नाम याद रखिएगा, वीर सावरकर। किताब का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और लिखी कहाँ है? वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन यूनिवर्सिटी वर फर्स्ट फाउंडेड इन द टाइम ऑफ। इंडिया में पहली बार यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुई थी, कब बनी थी, किसके टाइम पर बनी थी? वो बनी थी, सो द राइट आंसर इज सी, लॉर्ड कैनन। राइट आंसर क्या हुआ हमारा? सी। लॉर्ड कैनन के टाइम पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ फाउंड हुई थी। किसके टाइम पे फाउंड हुई थी? लॉर्ड कैनन के टाइम पे फाउंड हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी इज़ द राइट आंसर। लॉर्ड कैनन इज़ द राइट आंसर। Next question is, the Muslim League advocated a separate Muslim state. ये मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में भी कराया है। सो द राइट आंसर इज डी, एट द लाहौर सेशन 1940। मुस्लिम लीग ने कब सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग करी थी? कौन से सेशन में? वो था लाहौर सेशन 1940। ईयर भी याद रखिएगा। लाहौर सेशन 1940 में मुस्लिम लीग ने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग करी थी। एट दी लाहौर सेशन 1940, सेपरेट मुस्लिम स्टेट, लाहौर सेशन 1940।
ये आपको पॉलिटी सीरीज़ में मैंने आप करा चुकी हूँ क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिशर्स ने और इंग्लिश ने जब इंडिया आए थे तो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप करी थी, स्टार्ट करी थी। सो द राइट आंसर इज़ बी, सूरत में करी थी। उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप करी थी, स्टैब्लिश्ड करी थी सूरत में। इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। कहाँ करी थी, सूरत में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following years 26 January was celebrated as an Independence Day? So according to this question, right answer is 1930. 1930। अभी इस क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंस से पहले ही 26 जनवरी को, इंडिपेंडेंस डे अभी हम कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, है ना। अभी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है वो कब आता है, 15 अगस्त को। यहाँ पर दिया है 26 जनवरी को हमने सेलिब्रेट करा था इंडिपेंडेंस डे, कौन से ईयर में, वो ईयर था 1930। अज्यूम करा गया था 1930 में कि 26 जनवरी तक ईयर भी होगा, वहाँ पे कोई ईयर भी अज्यूम करा गया था 1946 में भी, नॉट श्योर ईयर मेरे को याद नहीं है ढंग से। 26 जनवरी तक हम आज़ाद हो जाएंगे, ये एज अ प्रिडिक्शन की गई थी। कब की गई थी, 1930 में। और यह तभी 1930 को ही हमारा फर्स्ट टाइम फ्लैग जो था वो लहराया गया था। कब, लाहौर में, 1930 में। ये प्रिडिक्शन थी बस, पर वैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट होता है, 15 अगस्त को होता है। और जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बन के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लेकिन इस सेशन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को जो हमने फर्स्ट टाइम फ्लैग रेस करा था एयर में, उसको याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, इस दिन को याद रखने के लिए। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिटी सीरीज़ में क्लियर कर दी हैं। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से आपको याद करा देती हूँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है, ए, 1930। 1930 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट when the world sleeps India awakes to life and freedom। ये किसने कहा था, ये स्पीच का पार्ट है। किसकी स्पीच का पार्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी की। सी इज़ दी राइट आंसर। सी इज़ दी राइट आंसर। कौन सी स्पीच का पार्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त स्पीच रही थी जवाहरलाल नेहरू जी की, जिन्हें एज अ चैप्टर भी पढ़ाया जाता है। ये बहुत सारी इंग्लिश की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच का पार्ट है। वो कौन सी स्पीच थी, वो जो थी स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये उसी स्पीच की लाइंस हैं। और वो स्पीच किसकी थी, वो थी जवाहरलाल नेहरू जी की। सी इज़ दी राइट आंसर। सी इज़ दी राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। किसने स्टार्ट करा था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में। सो द राइट आंसर इज जे.ए. हिकी। जेम्स ऑगस्ट हिकी जी ने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट करा था और उसका नाम क्या था, बंगाल गैजेट। और ये क्वेश्चन इस साल बी ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज में जामे में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, बीए ऑनर्स लैंग्वेज के पेपर में, लैंग्वेज के पेपर में। और कहाँ पे, जेएमआई में पूछा गया था इसी साल 2021 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत जगह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक बार इस पर रिपीट कर लेते हैं कि नाम क्या उनका, जे.ए. हिकी, जेम्स ऑगस्ट हिकी,
स्टार्ट करा था इन्होंने क्या, फर्स्ट टाइम इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ इंडिया वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट। अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए था, किसके अगेंस्ट था? तो वो था इंडियन मिल ओनर और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। बी इज़ द राइट आंसर। जो मिल ओनर्स थे वो वर्कर्स को सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह करा था। वर्कर की डिमांड पर उनका साथ दिया था गांधी जी ने। अहमदाबाद सत्याग्रह और किसके अगेंस्ट था? वो डायरेक्टली अगेंस्ट था इंडियन मिल ओनर्स के अगेंस्ट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। अहमदाबाद सत्याग्रह, इन सारे सत्याग्रह के बारे में आपने 10th क्लास में 10th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन किसके अगेंस्ट था? मिल ओनर्स के अगेंस्ट था, इंडियन मिल ओनर्स के अगेंस्ट था और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ये किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये लिखा है। सो द राइट आंसर इज बी, राम प्रसाद बिस्मिल। और ये पूरा क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये है कि कितना जोर बाजुए कातिल में है। किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल। ओरिजिनली इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन फेमस इनकी वजह से हुआ है। और मोहम्मद इकबाल ने क्या रॉट करा था? सारे जहाँ से अच्छा, जो हम गाते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने लिखा था? ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। पूछ लिया जाता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत अक्सर पूछी जाती हैं कि डायलॉग्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि किन्होंने कहा था, जैसे कि जय जवान जय किसान या फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये सारे डायलॉग दे दिए जाते हैं। या फिर सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, या फिर सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये डायलॉग्स की अगर कुछ लिखा गया है, कोई किसी ने कुछ राइट करा है तो राइटर कौन है, या कोई डायलॉग है तो वो डायलॉग किन्होंने कहा है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन किसने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज़ ऑल्सो नोन एज। ये मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में भी करा चुकी हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को किस नाम से और जाना जाता है? बी इज़ द राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, इस नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी किसको जाना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म के नाम से। बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉलिटी सीरीज़ में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉडले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार और याद दिला दूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें और मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है वो? फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। बी इज़ दी राइट आंसर। A.O. ह्यूम को फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? A.O. ह्यूम को।
सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।